हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता। देखिए, जो चर्चा हो रही थी प्रकाश व्यतिकरण के बारे में, चैप्टर लगभग समाप्त हो गया है। कुछ चीज़ें और बची हैं, इसलिए आज हम न्यूमेरिकल कुछ आप लोगों को भेज देते हैं। प्रयास कीजिएगा 10-12 न्यूमेरिकल आप सॉल्व करिएगा। बाकी हम आपको कल से फिर न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। पहले पूरे फार्मूले को एक बार और देख लिया जाए। देखिए, प्रकाश व्यतिकरण में एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस में नहीं है पर थोड़ा सा जाने रहिएगा। जैसे व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली फ्रिंज मान लीजिए, तरंगिकाएँ जो होती हैं, तरंगी, तो यन के प्रयोग में आप बात करेंगे तो S1 S2 क्या था? द्विक रेखा छिद्र, जिनके बीच की दूरी क्या थी? इस मान लीजिए, और इससे कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा था जिस पर व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होती, और S1 S2 का लंबवर्धक पर्दे को बिंदु O पर मिलता था और O पर से जो केंद्रीय फ्रिंज बनती थी। हमने माना होगा कि मान लीजिए पर्दे के एक बिंदु P पर कोई फ्रिंज बन रही है, तो यहां से चलने वाली तरंगें कितनी दूरी तय करती हैं? S1P, और यहां से चलने वाली तरंगें कितनी दूरी तय करती हैं? S2। दोनों के पथों में अंतर है। जब पथों में अंतर होने के कारण बिंदु P पर तरंगें यहाँ विभिन्न कलाओं में मिलती, अगर यहाँ समान कला में मिलेंगी तो दीर्घ फ्रिंज बनती है, और असमान कला में, विपरीत कला में मिलेंगी तो अदीर्घ फ्रिंज। प्रश्न आपका ये नहीं है, प्रश्न आपका ये है कि यदि व्यतिकरण करने वाली या व्यतिकरण करने वाली जो तरंगें होती हैं, उनमें किसी एक के मार्ग पर एक कैपिटल T मोटाई का पारदर्शी प्लेट रख दिया जाए। पारदर्शी है, अपारदर्शी नहीं, जिसका अपवर्तनांक हम मान लीजिए n मान लें, तो क्या? डेरिवेशन नहीं, केवल मैं फार्मूला आपको बता देता हूं। यदि व्यतिकरण करने वाली फ्रिंजों के मार्ग में कोई पट्टी रख दी जाए, किसी एक के मार्ग में कोई पट्टी रख दी जाए, तो क्या प्रभाव होगा? तो देखना, प्रभाव केवल इतने होगा, अगर T मोटाई की कोई पारदर्शी प्लेट रख दी जाए जिसका अपवर्तनांक n है, तो केवल इतना होगा, फ्रिंज की स्थिति में फ्रिंज की चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं। केवल होगा क्या? फ्रिंज जो पहले यहाँ बन रहा था वो अपने मूल स्थान से हटकर कहीं यहाँ जो बन रहा था वो अब कहीं और, वही फ्रिंज जो P बिंदु पर बन रही थी, मान ली दूसरी बन रही है, तो दूसरी फ्रिंज यहाँ ना होकर कहीं और बन जाए, यानी फ्रिंज अपनी स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो जो फ्रिंज की स्थिति में विस्थापन है, फ्रिंज की स्थिति में जो विस्थापन है उसको डेल्टा x लिखते हैं, और डेल्टा x बराबर होता है कैपिटल D बाई स्मॉल d ब्रैकेट में n-1 इंटू, ये फार्मूला फ्रिंज की स्थिति में विस्थापन कितना होगा, इस फार्मूले से आप समझ सकते हैं। समझ में आया? तो ये तो था फ्रिंज की स्थिति में विस्थापन, अगर उसके मार्ग में कोई प्लेट रखें तो फ्रिंज की स्थिति में विस्थापन। दूसरी चीज एक और इसमें है, इसको थोड़ा सा आप रीडिंग लगा लीजिएगा। अगर दिक्कत होगी तो हमसे कहिएगा, तो मैं आपको इसका वीडियो बना के भेज दूंगा। सिलेबस में नहीं है, केवल कुछ पार्ट कटे हैं, तो ये भी एक पार्ट कटा है। जितना मैंने पढ़ाया वही इसका सिलेबस में। और एक चीज आपने ये देखा कि व्यतिकरण का व्यवहारिक जीवन में उदाहरण अगर आप देखें, तो यदि पानी की परत पर, जल की परत पर तेल की बूंद रखी हो, या वायु में साबुन के बुलबुले पर कोई प्रकाश आपतित हो, जल की बूंद है, उस जल आपकी परत है, इस पर कोई जल तेल की क्या रखी गई है, या साबुन का बुलबुला है,
इस पर अगर प्रकाश पड़ेगा तो आप देखेंगे ऊपर कई पट्टियां बन जाती हैं, रंगीन पट्टियां प्राप्त होती हैं। वो वास्तव में व्यतिकरण फ्रिंज है। कैसे बनता है, इसका रीजन केवल यही है कि इससे यहाँ से जब किरणें चलती हैं, आपको आगे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए कोई पारदर्शी प्लेट है, कांच की प्लेट है, तो जब कोई किरण इस पर आपतित होती है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये पूरा दूसरे माध्यम पर, कुछ भाग इसका परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग इसका अपवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से इस परत पर जब पैर में देखिए दो परत है, एक ऊपरी वाला परत, एक निचली वाली परत, तो कुछ भाग यहाँ से परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग क्या हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है। अपवर्तित होने के बाद यहाँ से परावर्तित होता है, तो दो किरणें हो गई। देखिए एक किरण दो किरणों बढ़ गई, तो दोनों किसी माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदु जब हमारी आंखों पर पड़ती हैं तो विभिन्न कलाओं पर मिलती हैं, जिससे हमको उसकी परत पर, रंगीन परत पर कई पट्टियां, रंगीन पट्टियां दिखाई पड़ती हैं। तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अगर ना समझ में आएगा तो हमको बताइएगा, मैं आपको ट्राई करके बता दूंगा, फार्मूले से बताता हूँ। तो लगभग ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। कुछ फार्मूले जो इस चैप्टर में है मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, एक बार इसको देख लीजिए। तो सबसे पहला फार्मूला है, अगर दो तरंगों के आयाम a1 a2 हो, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है कि प्रकाश व्यतिकरण क्या है, प्रकाश व्यतिकरण की शर्त क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जाएगा। और यंग के विकरेखा छिद्र में प्रकाश व्यतिकरण को समझाइए। और ये दूसरा प्रश्न बनता है कि यंग के विकरेखा व्यतिकरण संबंधी विकरेखा छिद्र प्रयोग में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, या दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की कोणीय स्थिति ज्ञात करते हुए इसकी चौड़ाई के लिए व्यंजक बताइए। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अगर इसमें हमने बताया कि दो तरंगें अगर हैं जिनके आयाम a1 a2 हैं और इनके बीच स्थिर कलांतर फाई हो, अगर माध्यम के किसी बिंदु पर मिल रही हैं, ध्रुवीकृत हो रही हैं, तो परिणामी आयाम कैपिटल A बराबर, पहला फार्मूला है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 का, ये पहला फार्मूला है। और परिणामी तीव्रता I बराबर क्या होती है, अंडर I1। पहले तरंग की तीव्रता I1, दूसरे तरंग की तीव्रता I2 हो, तो उस परिणामी तरंग की तीव्रता I बराबर क्या आरोपित हो रही है, तो परिणामी तरंग की तीव्रता I बराबर अंडर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर I1 अंडर I2 का। तीसरा क्या होता है, अधिकतम आयाम या समकोषी व्यतिकरण के लिए अधिकतम आयाम या तीव्रता, इसको कहते हैं समकोषी व्यतिकरण। समकोषी व्यतिकरण के लिए क्या होना चाहिए, कलांतर जो होना चाहिए डेल्टा फाई बराबर 2m का। और अगर पथांतर की बात करें डेल्टा x बराबर तो यम लेगा। अधिकतम आयाम कितना होगा, ये फार्मूला रखेंगे, यम मैक्सिमम बराबर ए मैक्सिमम बराबर a1 प्लस a2 और I मिनिमम I मैक्सिमम जो अधिकतम तीव्रता होगी वो अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से न्यूनतम तीव्रता या न्यूनतम आयाम ब्रैकेट में विनाशी व्यतिकरण। सवाल लगाने से पहले आप सूत्र लिख लिया करते हैं, अगर लिख लेंगे तो आपको लगाने में थोड़ी सी आसानी होगी। विनाशी व्यतिकरण के लिए अगर हम बात करें
तो कालांतर डेल्टा फाई बराबर होता है 2m माइनस 1 पाई। पथांतर की बात करेंगे डेल्टा x बराबर क्या होता है m माइनस 1 बाई 2। यहाँ m का मान 1 2 3 4 होता है, यहाँ m का मान 0 1 2 3 4 होता है। और a मिनिमम कितना होता है a1 माइनस a2। ये मैंने जो निशान बनाया है माइनस का होता है, जो अधिक होगा उसी में से घटा देंगे। या तो अगर a1 अधिक है तो a1 माइनस a2, अगर a2 अधिक है तो a2 माइनस a1। और i मैक्सिमम आई मिनिमम जो हो जाएगा अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का इतना समझ में आ गया आपको। एक और फॉर्मूला इसमें है नंबर 5, डायरेक्ट अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं में अनुपात जो होगा आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम बराबर होता है आयाम के पद में a1 प्लस a2 a1 माइनस a2 का होल। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं में अनुपात। अब यंग के प्रयोग की बात करेंगे तो दीप्त फ्रिंज की स्थिति जो होगी, दीप्त फ्रिंज की स्थिति एक्सएम लिख सकते हैं आप इसको। एक्सएम बराबर होता है एम डी लैम्डा बाई स्मॉल, जहां एम का मान क्या होता है 0 1 2 3। एम बराबर 0 मतलब केंद्रीय फ्रिंज होगा, और एम बराबर 1 मतलब पहली दीप्त फ्रिंज होगी, एम बराबर 2 मतलब दूसरी दीप्त फ्रिंज, एम बराबर तीसरी। सातवां होता है अदीप्त फ्रिंज की, और इसमें 7वें में आई दीप्त फ्रिंज की कोणीय स्थिति। कभी कभी कोणीय स्थिति पूछ लेता है, तो कोणीय स्थिति उसको थीटा एम लिखते हैं। जब भी दीप्त फ्रिंज है आप केवल एक्स भी लिख सकते हैं, तो होता है एम लैम्डा बाई। इसी तरीके से आठवां देखिए, अगर हम अदीप्त फ्रिंज की स्थिति निकालेंगे तो फार्मूला होता है m माइनस 1 बाई 2 डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। यहाँ m का मान 1 2 3 4 होगा। m बराबर 1 रखेंगे तो प्रथम अदीप्त, m बराबर 2 रखेंगे द्वितीय अदीप्त, m बराबर 3 रखेंगे तृतीय अदीप्त। अब अदीप्त फ्रिंज की कोणीय स्थिति क्या होती है m माइनस 1 बाई 2 लैम्डा बाई स्मॉल। समझ में आ गया? अब आता है 10वां फ्रिंज चौड़ाई। ये फ्रिंज दीप्त और अदीप्त दोनों के लिए होता है। फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर डी लैम्डा बाई स्मॉल, और फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई थीटा 0 लिखते हैं, ये होता है लैम्डा बाई स्मॉल। ये रेडियन में आएगा और ये मीटर या सेंटीमीटर में आएगा, ये मिलीमीटर में। तो ये तो था फ्रिंज संबंधी सूत्र, था व्यतिकरण संबंधी आपके सूत्र मैंने आपको बता दिया। तो अब ये चैप्टर समाप्त हो गया है। इसमें 2 3 4 चीज़ें अपना स्वयं पढ़ लीजिएगा। न समझ में आएगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। नहीं होगा तो हम उसको वीडियो बना के ही आपको समझा देंगे या वैसे ही समझा देंगे। तो ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया है। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल के बारे में। तो न्यूमेरिकल की चर्चा हम आपसे कल करेंगे। आज हम केवल वीडियो बनाया और फोटोकॉपी आपको आज हम भेज देंगे,
और न्यूमेरिकल की चर्चा आपसे हम कल करेंगे। कल कुछ न्यूमेरिकल आप पहले स्वयं लगाइए और फिर बाद में हम उसको स्वयं सॉल्व करेंगे। फिर कल ब्लैक बोर्ड पर उसको सॉल्व करेंगे। और कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो आगे की चर्चा कल होगी। धन्यवाद।